Textiles, spices, and Chinese pottery were exchanged by China, India, and Southeast Asia in return for gold and silver from Europe. Gold and food such as potatoes, soya, groundnut, tomatoes, and chilies were first exported from the America to Europe. अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए ज़रा, इसमें दो एग्जाम्पल मांगे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो एग्जाम्पल जो 17वीं शताब्दी में मतलब 16 समथिंग में एशिया से अमेरिका में या अमेरिका से एशिया में गए, एक्सचेंज हुए। तो फर्स्ट क्या है, 17th सेंचुरी से पहले टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड चाइनीज़ पॉटरी वर एक्सचेंज बाय द चाइना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन रिटर्न फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज से गोल्ड सिल्वर के बदले में क्या मिल रहा था, इंडिया से जो जा रहा था टेक्सटाइल कपड़ा जा रहा था, बहुत फाइन ढाका का मलमल टाइप कपड़ा, और स्पाइसेस जा रहे थे मसाले, और चाइना की पॉटरी यानी चाइना में जो बर्तन बनाने जाते हैं वो बर्तन यहाँ एक्सचेंज हो रहे थे चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया से, और उसके बदले सोना और चांदी उन्हें मिल रहा था यूरोप से। गोल्ड and food such as potato, soya, groundnut, tomatoes and chilies were first exported from the Americas to Europe. अमेरिका से यूरोप में क्या चीज़ गई, आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, ये फर्स्ट टाइम अमेरिका से यूरोप को ट्रैवल हुआ या गए। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोब ट्रांसफ़र of disease in the pre-modern world helped in the colonization of Americas. आंसर है द ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द colonization of the Americas because the Native American Indians were not immune to the disease that the shelter and coloniers brought with them. The Europeans were more or less immune to smallpox, but the Native Americans having been cut off from the rest of the world for millions of years had no defense against it. These germs killed and wiped out whole communities, paved the way for foreign domination. Weapons and soldiers could be destroyed or captured, but disease could not be fought against. अब एक चीज़ आप समझिए थोड़ा सा इसमें से, जब स्टार्टिंग में ये बीमारियां एक दूसरी जगह पे जा रही थी, कैसे जाती हैं बीमारियां एक दूसरी जगह, या तो कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई कहीं बसा होता है और वापस अपने देश लौटता है, या फिर जैसे वॉर प्रिजनर्स होते हैं, लड़ाई हुई उनको वहाँ से पकड़ा और पकड़ के किसी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन किसी एक कम्युनिटी में पहुँच गया जिसको उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए, तो बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं और बीमारियां हमेशा ऐसे ही फ्लो करती हैं। अभी करंट थोड़े टाइम पहले कोरोना गया, तो कोरोना में क्या चीज़ है कि इन्फेक्टेड पर्सन जैसे ही और लोगों के संपर्क में आएगा उनको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देगा, और अगर उनको अपने बचाव का तरीका नहीं आता है तो क्या होगा, वो एकदम से सारे के सारे, या तो आधे तो पैनिक से ख़त्म हो जाते हैं कि अरे अब हम मर जाएंगे क्योंकि हमें ऐसी ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है। दूसरा, उनको इलाज का कोई आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में, और क्योंकि वो उस समय सब जगह पे हवा में भी वही चीज़ होती है, बचाव का कोई रास्ता नहीं होता है। ये लोग जो स्मॉल पॉक्स के उसमें आ गए, क्योंकि उनके जो क्योंकि ये लोग तो स्लेव थे, इनको उन्होंने गुलाम बना रखा था, और जो फ्रांस है और ये बाहर बड़े ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे जहाँ पे इन लोगों को ये बीमारी हो रखी थी, उनके थ्रू यहाँ आया। इनको पता था क्या वैक्सीन लेनी है, या वैक्सीन खोजने की उस समय तैयारी चल रही थी, बट इतनी बड़ी कम्युनिटी को, वैसे भी वो स्लेव्स को या कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों को इंसान भी नहीं मानते थे, वो तो जानवरों की तरह ट्रीट करते थे उन्हें, तो उनको दवाई उन्होंने क्या ही देनी थी। इस वजह से इसको उस जगह से दूसरी साइड आने में बहुत टाइम लग गया। राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ द फॉलोइंग: द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ एक ऐसा लॉ है जिसे अनाज को
बाहर से नहीं ख़रीदा जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद में उस लॉ को उन्होंने ब्रेक कर दिया कि नहीं, अब बाहर से भी हम अनाज खरीद सकते हैं। जब ये हुआ तो जो लोकल मार्केट में जो लोकल लोगों ने पैदा किया हुआ अनाज है उसकी कीमत बढ़ गई और बाहर वाले की सस्ता हो गई। तो जिन्होंने पहले पैदा करके मार्केट में रखा है उस अनाज को, उनको उनके प्राइस नहीं मिलेंगे। नतीजा, उनको अपनी क्रॉप जो है वो कम में सेल करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट तो यही हो गया, आप ये समझो। सेकंड है द कमिंग ऑफ द रेंडर पेस्ट to Africa, the death of man of working age in Europe because of the World War, the Great Depression on the Indian economy, the decision of MNCs to relocate production to Asian countries. अब इसका फर्स्ट का आंसर देखो। मैं ये इसे इतना थोड़ा रोक रोक के इसलिए वो कर रही हूँ कि आप इसको ना नोट डाउन कर लो आराम से। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉज वाज द इनफ्लो ऑफ चीपर एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। मैनी इंग्लिश फार्मर्स लेफ्ट देयर प्रोफेशन एंड माइग्रेट टू town and cities. Some went overseas. This indirectly led to global agriculture and rapid urbanization, a prerequisite of industrial growth. अब यहाँ पे क्या है, अभी जैसे अभी हमने फर्स्ट कंडीशन क्या बताई कि कॉर्न लॉ है। कॉर्न लॉज क्या है, ब्रिटेन में एक लॉ था कि जिसके तहत आप बाहर से अनाज वहाँ कंट्री में नहीं खरीद सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये लॉ हटाया गया तो बाहर से सस्ता अनाज मार्केट में आ गया। अब जो वहाँ का बनाने वाला, पैदा करने वाला किसान है, उसका अनाज की कीमत बढ़ गई तो उसको कोई ज़्यादा में ख़रीदेगा नहीं, कम वाला बिक रहा है तो उसको यहाँ पे लॉस हुआ। उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, गेन कम थी, उसने वो रास्ता ही छोड़ दिया। अब उसने पहले वो किसानी करता था, अब क्या हुआ, वो अर्बन साइड में मूव कर गया, शहरों की तरफ आ गया। अब वो पहले जो किसान था अब मज़दूर हो गया, किसी फैक्ट्री में काम करने लगा, या वो वहाँ से मूव कर गया, दूसरी जगह चला गया। ठीक है, आपने पहले जब इंडियन कॉलोनाइजेशन पढ़ा होगा तो उस समय पे आपको याद होगा कि वहाँ से बहुत सारे अंग्रेज़ ऑफिसर्स जो यहाँ इंडिया आते थे, उनको यहाँ पे मतलब उनसे पहले वहाँ बाउंड साइन कराया जाता था। और बहुत सारे लोग जो थे ना वो इंडिया आना नहीं चाहते थे। जो आना चाहते थे उन लोगों को ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता था कि वो वापस पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। स्टार्टिंग में जितने लोग यहाँ आए उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ के इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए, मर गए, वो वापस नहीं पहुँच पाए। और कुछ जो यहाँ से वापस गए वो बिल्कुल राजा महाराजा वाले स्टाइल में गए कि उन्होंने इतना पैसा यहाँ पैदा कर लिया, इतना ज़्यादा अर्न कर लिया कि जब वो आए थे वहाँ से तो उनकी 4 पैसे की हैसियत नहीं थी। जब यहाँ से गए तो करोड़ों की, लाखों की प्रॉपर्टी बना गए, इतना सोना चांदी इकट्ठा करके वापसी गए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो यहाँ के लोगों को नौकरी पे नहीं रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था इन्हें बाबूगिरी की आदत पड़ गई है। ये वहाँ राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जी कर आए तो ये यहाँ तो काम करेंगे नहीं, मजदूरी ये करने वाले नहीं हैं, उनको नौकरी पे नहीं लिया जाता था। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, इंग्लिश फार्मर्स जो चेंज कर देते हैं कि क्रॉप जब सस्ता आ गया तो महंगा कौन ख़रीदेगा, तो वो माइग्रेट कर गए, या तो वो दूसरी जगह चले गए, वहाँ से बहुत सारे इंडिया में भी आए और उनके दूसरी कॉलोनीज़ में गए। मतलब उन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी बजाय फार्मिंग करने के। ये बिल्कुल छोटा सा उसका उदाहरण है। सेकंड चीज़ है द कमिंग ऑफ रेंडर पेस्ट टू अफ्रीका कॉज अ लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर काउंटलेस अफ्रीकन्स। ये रेंडर पेस्ट क्या है, ये एक तरह का रूल है, इसको आप ऐसे समझिए बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर पकड़ लाए वहाँ से, उनको एक काइंड ऑफ स्लेवरी है ये। वहाँ से बंदे उठा लिए, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए बिना उनसे पूछे वो वहाँ जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है और सेंट्रल एशिया MP वगैरह से बंदे उठाए उन्होंने। और कौन से बंदे लिए, वो बंदे जो यंग हैं, बुढ़े बुढ़े नहीं पूछे उन्होंने, जो यंग हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं या आदमी हैं, उनको उठाया मजदूरी के लिए और जहाज़ों में भर के छोटे छोटे से टापूस जो थे वहाँ भेज दिया। और वहाँ पे वो अपने हिसाब से कल्टीवेशन करा रहे हैं, अपने हिसाब से क्रॉप उगवा रहे हैं, है ना, नील की खेती करा रहे हैं या फैक्ट्रीज़ लगाई हो फैक्ट्री में भेज रहे हैं। और जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो उन्हीं लोगों को लड़ाई के लिए भी भेज दिया उन्होंने।
आपने अपनी बुक में देखा होगा कि बंदूक भी उसे ढंग से बंदे को पकड़नी नहीं आ रही है, एक लंगोटी सी पहन रखी है, ऊपर के कपड़े नहीं है उसके पास में, और ऐसे लोगों को 2 दिन की ट्रेनिंग देके कि ऐसे बुलेट खींचनी है और ऐसे फायर करनी है। इसमें अफ्रीकन्स, इंडियंस बहुत थे जिनको ऐसे ही बर्फीले एरियाज़ में छोड़ दिया, वो अपनी खाना पीना भी उनको ढंग का नहीं दिया गया, बस लड़ रहे हैं। सेकेंड चीज़ है इसमें, यूजिंग दिस सिचुएशन ऑफ देयर एडवांटेज कॉलोनाइजिंग नेशन कॉन्कर एंड सबड्यूड अफ्रीका बाय मोनोपोलाइजिंग स्केयर कैटल रिसोर्सेज टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू द लेबर मार्केट। जैसे जानवरों की मार्केट लगती ना, उसी तरह स्लेव्स की मार्केट लगा के वो लोग इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे बेच देते थे, और ये वही चीज़ है रेंडर पेस्ट। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर बिलोंग टू यंग जनरेशन ऑफ वर्किंग मैन। मैंने बताया ना, जब यहाँ पे जब 1909 के बाद में इंडिया ये आए हैं, 1919 के आजू बाजू, गांधी जी 1909 के आजू बाजू आ गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे एक अलग ही एजेंडा चलाया और लोगों को मनाया, कन्विंस किया कि आप लोग ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, वर्ल्ड वॉर में उनके बिहाफ पे लड़िए। तो वो जो यंग लोग थे, 14 साल के, 15 साल के, 20-21 साल के, जो नौजवान और यंग पॉपुलेशन थी, उनको उनके परिवार की सहमति के बिना ज़बरदस्ती उठाया गया और उनको लड़ने के लिए भेज दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको दूसरी दूसरी जगह में भेज दिया, चाहे वो मजदूरी करने भेज दिया, चाहे लड़ने भेज दिया। उनका कईयों का पता नहीं लगा वो कहाँ किस हालत में रहे, क्या खाया क्या नहीं खाया, और वापस वो लौट के कभी अपने घर नहीं आ पाए। और ये सारा यंग पॉपुलेशन था। It made the feminist generation of working men. As a result, it reduced the workforce in Europe, thereby reducing household income. The role of women increased and led to demand for more equality of status. It made the feminist movement stronger. Women started working alongside men in every field. Women and youngsters became more independent and free with लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। एक टाइम तक इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया में भी है ये चीज़ और बाकी जगह पे भी, इंडिया में आप इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम से अगर आप बाहर के सिस्टम को कंपेयर करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि इंडिया में फिर भी मतलब मातृ सत्तात्मक कंडीशन है कि जहाँ पे मटरनल फैमिलीज़ हैं, माँ हेड है फैमिली की। ये आप महाभारत में देख सकते हैं, कौनते बोला जा रहा है, मतलब माँ को वो किया जा रहा है, और मतलब दोनों तरह से चलता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में उस समय पे क्या था, जब सारी यंग पॉपुलेशन, आदमी लोग तो लड़ने के लिए भेज दिए गए, यहाँ से वहाँ उठा के बेच दिए गए या वो मर गए, तो घर के बच्चों की और पालन पोषण की जिम्मेवारी फीमेल्स पे आ गई। फीमेल्स को पहले इक्वल राइट्स नहीं था, फिर फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा तो चलो औरतों को ही लगा देते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए दे देंगे। तो उन्होंने, अब जब उन्होंने देखा कि जब हम काम कर रहे हैं बराबर का, तो हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत टाइम तक फीमेल्स को वोटिंग का राइट नहीं था। ये अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहते हैं, बट इनको राइट नहीं था। काफ़ी टाइम के बाद में इनको ये राइट मिला कि फ़ीमेल वोट कर सकती हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे एलीट क्लास, जो एक जिसे कहते हैं ना सभ्य समाज, पैसे वाला समाज, राजा या राजा के जितने चट्टे बट्टे हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो हाई पोस्ट पे हैं, उनको ही इस चीज़ का, यानी डिसीजन मेकिंग में वोट देने का राइट था। नॉर्मल पर्सनस को और स्पेशली वुमेंस को ये राइट नहीं था। उसके लिए उन्होंने काफ़ी फाइट मारी है। तो इसकी वजह से फीमेल जो थे वो रोड पे आ गए, उन्होंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर उनकी बात को सुना गया, उनको वोटिंग का राइट भी मिला, उनको इक्वल पैसे देने की भी बात हुई कि हाँ ठीक है, अगर वो बराबर मेहनत कर रही हैं तो उनको पैसा मिलना चाहिए। और इसने एक लंबे टाइम का इफ़ेक्ट इस पर डाला है। अदरवाइज़ पहले वुमेंस क्या था, बच्चा पैदा करो, उनको एक तरह से मशीन जैसे जानवरों को करते हैं ना कि भाई फर्टाइल करने के लिए ही है, ले आओ, मीटिंग कराओ, बच्चे पैदा करो और चलो भैया हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन
in India was felt, especially in agricultural sector. It was evident that Indian economy was closely becoming integrated to global economy. India was a British colony and exported agriculture goods and imported manufactured goods. The fall in agricultural price led to reduction of farmer income and agricultural export. The government did not decrease their tax, and so many farmers and landlords became more in debt to money lenders and corrupt officials. It led to a great rural unrest in India. देखिए, इंडिया जब कॉलोनी था तो उस समय पे यहाँ पे बहुत सारी जगह पे किसानों को वो पैदावार पैदा करनी पड़ रही थी जो वो नहीं चाहते थे। एक किसान का एक पैटर्न होता है जिसमें वो अनाज उगाता है, तो वो एक बैलेंस करके चलता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसानों को उन्हीं की ज़मीन से अलग कर दिया गया, कारखाने वगैरह डाले गए, उनको फोर्स किया गया कि वो नील जैसी खेती करें। जो लोग नील की खेती नहीं करते थे मना कर देते थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, या कोई स्पेसिफिक जैसे चाय के बागान वगैरह में चाय की बागान नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को वो क्या करते थे, पनिश करते थे। जो नील की खेती नहीं करते उनके खेतों में नमक डाल दिया जाता, तो कई टाइम तक वो बहुत लंबा टाइम लगता था, बैरन लैंड हो जाते थे, बंजर हो जाती थी ज़मीन। तो लोगों के ऊपर क्या, और फिर टैक्सेस देने ही देने हैं। अनाज ऐसा उगाएंगे नहीं, अगर उन्होंने एक खेत से 20 बोरी अनाज उगाया है तो वो 20 बोरी में से 21 बोरी का तो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था कि नहीं जी 21 बोरी का टैक्स। जो किसान अनाज उगा रहा था वो भूखा ही सो रहा था, उसको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए ही अपने ही अनाज में से बहुत ही, मतलब अगर एक परिवार में 20 आदमी हैं तो वो 20 आदमी से 10 आदमी भूखा पेट सोएगा और सिर्फ 10 को मिलेगा एक मुट्ठी चावल। इस तरह से इस डिप्रेशन का असर इंडिया पे पड़ा है और टैक्सेस उनके कम नहीं हुए हैं। फार्मर्स हों, लैंडलॉर्ड्स हों, वो मजबूरी में अब खेती भी करनी है, खेती के लिए बीज नहीं है तो बीज के लिए फिर वो क्या करेंगे, अपने घर के शादी वादी छोटे मोटे कामों के लिए, कोई बीमारी है उसके लिए उन्हें 10-20 रुपये जाके जो वहाँ के मनी लैंडर्स होते थे, ज़मींदार होते थे, उनसे पैसे लेने पड़ते थे लाला बनियों से, और वो कर्ज उनका बहुत टाइम तक चलता रहता था। इसकी वजह से जो रूरल इंडिया है, जो गांव का ग्रामीण इंडिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया, लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। गिव 2 एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। 2 examples from history to show the impact of technology on food availability. Faster railway, lighter weapons and larger ship helped transport food more cheaply and quickly from production unit to even far away market. Refrigerated ship helped transport perishable food such as meat, butter and egg over लॉन्ग डिस्टेंस। अब जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जब ट्रैवलिंग में टाइम बचने लगता है, जब रेफ्रिजरेशन हो जाती है, मतलब फ्रिज का आविष्कार हो गया, तो जो मीट जैसे प्रोडक्ट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे बेचना ले जाना उनके लिए आसान हो गया। रेलवे की वजह से बहुत सारे लोग इधर से उधर आ जा सकते हैं, सामान आ जा सकता है, वेपन्स आसानी से इधर से उधर अगर मूव कर सकते हैं तो आप लड़ाई में बहुत जल्दी जीत हासिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों ने मदद की, टेक्नोलॉजी का ये इम्पैक्ट पड़ा समाज के ऊपर। प्रोडक्शन यूनिट से जो सामान है वो ज़्यादा संख्या में ज़्यादा लोगों तक या ज़्यादा मार्केट तक पहुंच पाया, और रेफ्रिजरेटेड शिप ने ऐसे खाने को जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था उसको सेव किया, तो उसकी जो रीच है या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है वो बढ़ गया, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। व्हाट इज़ मेंट बाय द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। अब ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या चीज़ है? द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फीयर USA. It established the International Monetary Fund and the World Bank to preserve global economy
stability and full employment in the industrial world. These institutions also dealt with external surpluses and deficit of member nations and financed post-war reconstruction. अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊँ. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 14 से 18 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में, 19 तक मान लीजिए. उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुई क्योंकि उस समय पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दो मेन वो है, हमेशा याद रखिएगा. बना हुआ माल बेचने के लिए मार्केट चाहिए और कच्चा माल चाहिए माल बनाने के लिए, राइट. तो इन दोनों के लिए उन्होंने नई एरिया ढूंढे, नए मार्केट ढूंढे. उन मार्केट्स को उन्होंने कॉलोनी का नाम दिया. इंडिया है, अफ्रीका है और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ से वो कच्चा माल लेते थे और इन्हीं मार्केट में खपाने की कोशिश करते थे. इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी, तब भी थी और आज भी है, ठीक है. अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो फर्स्ट उसमें क्या हुआ भाई, पुर्तगाल ने बंदे भेजे अपने. उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ ये मार्केट है, ये हमारा फ्यूचर, यहाँ से हम कच्चा माल ले सकते हैं, बना हुआ माल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है. पुर्तगाल के साथ डच आए, हॉलैंड वाले लोग आए, हॉलैंड वालों के साथ में जर्मन आए, जर्मन के साथ में स्पेनिश आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए. इन सब लोगों ने देखा कि भाई मेरे पड़ोसी के घर बहुत माल आ रहा है, मेरे घर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है. सब ने अपने अपने माल को ड्रेन करने के लिए अपने अपने एरिया बांट लिए. फिर इन एरियाज़ के पीछे लड़ाई होने लगी. इंडिया में सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डचेज़ आए, पोलैंड वाले बंदे, हॉलैंड के. उसके बाद में फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसियों के बाद में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है. अब ये लोग एक ही एरिया से बिलोंग करते थे और एक नंबर के बिजनेस माइंडेड लोग थे. उन्होंने एरियाज़ आपस में बांट लिया. उन्होंने कहा यार इतनी दूर आके लड़ने मरने का क्या वो है, चल ये वाला पोर्ट जो है, आपको पता है ना, मुंबई का पोर्ट जो है, फ्रांसीसियों ने उसको क्या ब्रिटिश को वो दिया था, दहेज में दे दिया था वो. तो मतलब ज़मीन किसी और की है, बांट चूट कोई और रहा है और प्रॉफिट कोई और गेन कर रहा है, वो वाला हिसाब यहाँ पे था. तो अब लड़ाई हुई, लड़ाई में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ लोगों का, पैसे का. लड़ाई लड़ी है तो बहुत नुकसान हो गया. फिर क्या किया इन्होंने, ट्रीटी ऑफ वाइसराय की. उसमें दो धड़े जो लड़े थे आपस में, सबसे लास्ट में उसमें यूएसए इन्वॉल्व हुआ आके. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उसमें यूएसए आ गया. अब इन्होंने क्या किया, सारा बिल जो फाड़ दिया वो जर्मनी और इटली वगैरह पे फाड़ दिया. अब उनसे सारा इन्होंने ले लिया कि भाई आपकी वजह से लड़ाई हुई, तुम लड़ाई न लड़ते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती. अब क्या हो गया, लड़ाई हुई, सारा कुछ उनके ऊपर आ गया. वो जितना उनसे लूट सकते थे लूट लिया और थोड़ा टाइम तक रेस्ट वाली कंडीशन आई. और अगेन जैसे ही उन लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा जी भाड़ में जाओ, तुम्हारी ये रखी ट्रीटी हमें नहीं चाहिए. हमारे साथ हम, अगर तुम लड़े थे, हम लड़े थे तो लड़े तो तुम भी थे, नुकसान सारा हम क्यों झेले, हम नहीं झेलते. फिर दोबारा से लड़ाई हुई. और जब दोबारा से लड़ाई हुई उसके बाद में 1944 में अब ये हो गया कि सब कंगले हो गए हैं. अब क्या करें, तो एक वो बनाते हैं, एक बैंक बनाते हैं जहाँ से हम इन सब चीज़ों को रेगुलेट करेंगे. जो कमज़ोर लोग हैं हम उनको पैसा देंगे, बदले में हम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है. और उसके बाद में वो लोग, मतलब वो भी जिंदा रहेंगे और वो एक बड़े बनिए की तरह से यूएसए ने रोल प्ले किया यहाँ पे. और यूएसए ही सबको कर्ज दे रहा है. अभी तक आप देखो यूएसए ही कर्ज दे रहा है और कर्ज के बदले का वो अपना लेता रहता है, इंटरेस्ट लेता रहता है. अब कंडीशन क्या हो गई है, आईएमएफ में जो इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है वो लोगों को देता है. ग्रे सर्टिफिकेट है, ब्लैक सर्टिफिकेट है, रेड सर्टिफिकेट है. इसने टाइम से डेट दे दिया, चलो ठीक है, अब इसको अगर इसने 100 मांगा है हम इसको इतना % देंगे. अभी ग्रे लिस्ट में होने के बाद भी पाकिस्तान को पैसा दे दिया इन लोगों ने. क्यों दे दिया, वो एक अलग ही खेल है. जियो पॉलिटिक्स अपना अलग अलग हिसाब किताब चलती है. इसके बाद में चाइना आया, चाइना इनके भी बाप हैं. वो क्या करता है, वो लोगों को पैसा देता है और कोई लैंड रख लेता है अपने पास. पानी देता है तो कह देता है कि भाई अगले 10 साल तक मेरा ही पानी सप्लाई किया हुआ चलेगा, नहीं उसके बाद अगर आपने मेरे से ये करार तोड़ा तो प्यासे मार दूंगा. उनका ये हिसाब है. इनका ये हिसाब है
कि ये पैसा देते हैं, बदले में अपने मतलब का काम करवाते हैं और उस जगह से जो मिनरल वगैरह होते हैं उनको ड्रेन करके एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। ये इनकी पॉलिसी है। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ 1944 में, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक आता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF आता है, और ये USA की ही बॉडी है, इनको यही चला रहा है मेनली। चला तो और भी चुटुर पुटुर रहे हैं, लेकिन मेनली यही चला रहा है। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। Find one example of each type of flow which involve India and Indians and write a short account of it। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना नहीं आते हैं। पहली चीज़, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इनमें से कोई एक छोटा वो दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपके ओपिनियन मांगे जाएंगे। तो इसका पूरे का जिस्ट जो है वो क्या है, आप हेडिंग के साथ में इनको 2-3 पॉइंट्स हर एक के लिख लीजिए, और लिखने के बाद में ना उसको उसी तरह से उसी पैटर्न में कर लीजिए याद, कि अगर इसकी बात हो रही है तो ये बताना है, और हर एक के 3-3 4-4 पॉइंट लिख के शॉर्ट में नोट्स बना के, ये नोट्स के भी नोट्स बना लीजिए। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ इसके साथ में ये जो लिखवा रही हूँ, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। 1 या 2 घंटे का मटेरियल है ये टोटल, एक चैप्टर का। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बोर्ड के एग्जाम्स हैं आपके। द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी exchange are trade flow, human capital flow and capital flow or investment. These can be explained as the trade in agricultural products, migration of labor and financial loans to the form of other nations। जैसे मैंने अभी बताया, चाइना का एग्जांपल दिया आपको कि वो लोगों को हेल्प करता है और बदले में क्या करता है, एक तरह का ट्रीटी साइन कर लेता है कि इतना इतना हम वो कर रहे हैं आपके यहाँ पे। हम इंडिया भी अब करता है, आसपास के लोगों को लोन देता है, जैसे बांग्लादेश को लोन दिया, अफ़गानिस्तान को लोन दिया, टेक्नोलॉजी दी वहाँ के जो ब्रिजेज़ हैं उनको बनाने के लिए, कि इसको ब्रिज को बना के बिजली कैसे वो करना है, और उसमें सब में उनका अपना पार्टिसिपेशन रहता है कि अगर टेक्नोलॉजी हमने दी है, आपको ये बेनिफिट हमने दिया है, तो इसमें से इतना शेयरिंग हमारा है, राइट। माइग्रेशन ऑफ लेबर है कि हमारे यहाँ से लोग जाएंगे, टेक्निकल टीम जाएगी, वहाँ के लोगों को ट्रेंड करेगी और अपनी सुपरविजन में वहाँ पे वो एक काम करवाएगी, ठीक है। और फाइनेंशियल लोन बता दिया मैंने अभी आपको कि कोई कंट्री लोन लेती है, जैसे अफ़गानिस्तान को लोन लिया। ये जो आप जब भी आप इंडिया में कोई आता है ना, बाहर के डेलीगेट्स आते हैं, आप देखोगे वो फाइल्स चेंज करते हैं। वो फाइल्स में क्या है, वो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं कि हम इस क्षेत्र में आपको वो करेंगे। जैसे इंडिया ने अभी राफेल ख़रीदा, राफेल ख़रीदने के बाद में उन्होंने फ्रांस से एक एग्रीमेंट किया कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर करेंगे तो आपको अपने बंदे जो हैं यहाँ भेजने पड़ेंगे, प्लस हमारे बंदों को ट्रेंड करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि हम इसमें चेंज करना चाहते हैं या इसमें कोई ख़राबी आए तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक तो हमने गाड़ी ख़रीदी, फर्स्ट चीज़, और दूसरा हमने टेक्नोलॉजी ख़रीदी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि आपने कोई, सपोज़ मैंने कोई एक गाड़ी ख़रीदी या कोई एक चीज़ ख़रीदी, एक सोलर पैनल ख़रीदा, सोलर उसको चलाने के लिए। अब सोलर पैनल अकेला तो नहीं होता, उसके नीचे की भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। अगर मुझे उसको चलाना ही नहीं आएगा तो मैं लॉन्ग टर्म तक उससे बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको ये बताती हूँ कि भाई मैं ये चीज़ खरीद रही हूँ, प्लस इसके साथ में इसको चलाने वाला मैनुअल भी दे दो और इसकी टेक्नोलॉजी भी दे दो कि अगर इन केस कोई चीज़ ख़राब होगी ना, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ चेक करना है, राइट। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी। मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी मैं अपने इंजीनियर्स को ट्रेंड करूँगी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए तो मैं उसे अपने हिसाब से करवा सकूँ। तो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट फ्लो है। कैसा फ्लो है? पहला तो ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश को चुल्ल मची थी, उसने इंडिया का चावल लेने से मना कर दिया था। इंडिया ने क्या किया, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने यहाँ से चावल उठाया दूसरे देश को बेच दिया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए, खाने पीने का सामान जो है। माइग्रेशन ऑफ लेबर हो गया, अभी ये यूक्रेन में सब बराबर किए दे रहे हैं, जितनी भी बिल्डिंग थी सब सत्यानाश कर दी। अब ये कंस्ट्रक्शन तो होगी, इसकी दोबारा बनाया जाएगा, तो लोग जाएंगे वहाँ पे। कोई
चीज़ बनाई जाएगी, मान लो तेल निकालना है या कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेबर भी जाती है, टेक्नोलॉजी भी जाती है, बंदे भी जाते हैं, मतलब इंजीनियर्स भी जाते हैं, लेबर भी जाते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कराए जाते हैं। और फाइनेंशियल लोन्स होते हैं जिनके बदले में एक नेशन दूसरे नेशन को लोन देता है और बदले में अपना कुछ बेनिफिट वहाँ पे रखता है ना। India was the hub of trade in pre-modern world, and it exported textile and spices in return for gold and silver from Europe. Many different food such as potato, soya, groundnut, maize, tomato, chilies and sweet potatoes came in India from America after Columbus discovered it. In the field of labor, इंटेंडर्ड लेबर वही मैंने जो बताया, बंधुआ मजदूर जो यहाँ से ले गए, वाज प्रोवाइडेड फॉर माइंस, प्लांटेशन एंड फैक्ट्री अब्रॉड इन ह्यूज नंबर्स in the 19th century. This was an instrument of colonial domination by the British. Lastly, Britain took generous loan from USA to finance the World War. Since India was an English colony, the impact of these loan debt was felt in India too. The British government increased taxes, interest rate and lowered the prices of products it brought from the colony. Indirectly but strongly, this affect the Indian economy and people. Last है, explain the cause of Great Depression. Great Depression was the result of many factors. ये यहाँ पे आ गए सारे. Prosperity in the US during the 1920 created a circle of higher employment and incomes. It led to rise the consumption and demands. More investment and more employment created tendencies of speculation, which led to the Great Depression of 1929 up the mid 1930s. A stock market crash in 1929. It creates panic amongst investors and depositors who stop investing the depositing. As a result, it created a cycle of depreciation. Failure of the banks. Some of the banks closed down when people withdraw all their assets, leaving them unavailable to invest. Some banks called back loan taken from them at the same dollar rate in spite of the failing value of dollar. It was worsened by British change in policy to value pound at the pre-war value. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया. स्टॉक मार्केट गिर गई और यूएसए का जो है, यूएसए में बूम आ गया क्योंकि यूएसए सबसे लास्ट में जाके इस वर्ल्ड वॉर में इंटैक्ट हुआ था. तो उसकी, और इससे पहले वो होते हैं ना आर्म्स, वो सप्लायर यूएसए ही था. मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेके जो चल रहा था वो यूएसए था. और उसके बाद में 1930s में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बैंक्स लोन क्रैश हुए और लोगों के पास में मतलब पैसे की कीमत कुछ नहीं रही, ना के बराबर हो गई. तो उस केस में जो भी सिचुएशन थी वही डिप्रेशन है. अब नेक्स्ट उसमें आ जाइए. 9th है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज़. In what way can G77 be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins? ठीक है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है IMF और जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है और एक आपका वर्ल्ड बैंक है, और ये दोनों यूएसए के अंडर है. G77 countries is as an abbreviation of the group of 77 countries that demanded a new international economic order, NIEO. ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा. कभी एक स्मॉल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है. NIEO स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म ऑफ. तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर.
a system what would given them real control over their natural resources without being victim of neo-colonization colonism, without being victim of new colonism, that is a new form of colonism in trade practices by the former colonial power. The G77 can be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins, the International Monetary Fund, and the World Bank, because these two institutions were designed to meet the financial needs of industrial and developed countries and did nothing for the economic growth of former colonies and developing nations. सही है? नहीं समझ आया? ये कंट्रीज़ जो ये दोनों के दोनों इंटरनेशनल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये क्या कर रहे हैं, ये अभी भी जो ये ओपन मार्केट वाला जो ये इन्होंने करा और जो सीटो सैटो टैटो बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अपनी ही मोनोपोली चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं. जो कॉलोनीज़ थी पहले की, उनको उन्होंने अभी भी डेवलपिंग स्टेज में डाल रखा है. उनके ऊपर वो जो रूल्स बनाते हैं जायज़ नाजायज़ वो थोपते रहते हैं. तो इन कंट्रीज़ ने, जो आपने पहले पढ़ा था ना गुटनिरपेक्षता का, नॉन अलाइनमेंट, वो सारी कंट्रीज़ एक हो गई जो पहले किसी समय पे इनकी कॉलोनीज़ थी. अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने इंटरेस्ट के बारे में खुद सोचेंगे, हम किसी में नहीं हैं, ना हम रशियंस के साथ में हैं, मतलब ना तो हम कम्युनिस्ट के साथ में हैं और ना ही